एमपी बोर्ड के क्लास 6 के सभी विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं मैं लगातार आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका समाजी विज्ञान कक्षा 6 का ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। लगातार मैं आपको पूरी 8 ग्रेड जो पुस्तक है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, चाहे हिंदी हो, विज्ञान हो, समाजी विज्ञान हो। यहाँ से देखिए अपन अध्याय 3 स्थल रूप एवं जीवन का पूरा सॉल्यूशन एक ही लेक्चर में, एक लेक्चर में मैं पूरा एक चैप्टर ही आपको सॉल्यूशन के साथ समझा रहा हूँ। ना केवल यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, साथ ही साथ सबसे सरल भाषा में, सबसे सरल भाषा में, आसान भाषा में मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। प्लस एक मेन पॉइंट कि वो सारी चीज़ें भी कि जो महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ों को भी मैं यहाँ पर टिक करता जा रहा हूँ ताकि हमारे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर 3 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आय का मुख्य साधन है। जो पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं उनका क्या है, वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन लोग जाते हैं। पर्यटन मतलब घूमने फिरने वाले, और घूमने फिरने वाले ज़्यादा जाते हैं तो भाई साहब उनकी आय जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पर्यटन एकदम राइट आंसर रहेगा। चलिए दूसरा क्या कह रहा है हमारा कि पर्वत स्थलाकृति में कौन सा तथ्य संबंधित नहीं है। ठीक है, आसपास की भूमि के कुछ अधिक ऊंचे होते हैं तो ये तो होता है इसमें। ठीक है, चौड़ा आधार होता है, नीचे से भाई साहब चौड़ी होती है क्या पर्वती, तब नीचे से चौड़ी होती है, ऊपर शिखर का शिखर जाता है, खड़ी ढाल होती है। ठीक है, शिखर जो है सकरा होता है। ठीक है, कि या शिखर शीर्ष गोलाकार शीर्ष होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो आंसर राइट रहेगा। ये मेरा यहाँ से मिट गया है ना, तो यहाँ से डी ऑप्शन राइट भरना, आपको गोलाकार शीर्ष होता है। समुद्र तल से किसी वस्तु या लक्ष्य की ऊंचाई कहलाती है। समुद्र तल से कोई भी वस्तु ले लो, उसकी ऊंचाई को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं तुंगता। वर्षण का सामान्य रूप है ओले गिरना। वर्षण का सामान्य रूप क्या है, ओले। पर्वतीय वनों में देवदार वृक्ष की विशेषता नहीं है। पर्वतीय वनों में देवदार वृक्ष की विशेषता नहीं है। कौन सी, तो पत्तियां छोटी होती है, गोलाकार होती है। चलिए मॉस और लाइकेन ऊंचाई अधिक पाए जाने वाले हैं, तो सूक्ष्म जीव। मरुस्थलीय क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाई जाने वाली वनस्पति है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में सामान्य रूप से जो पाई जाती है उस वनस्पति का नाम क्या है, तो उसे कहते हैं कैक्टस। पहाड़ों के बीच एक निचला क्षेत्र, जो पहाड़ों के बीच में एक निचला क्षेत्र रहता है जिसमें प्रायः नदी और जलधारा बहती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं घाटी। मतलब दो ही तरफ से ये ना नदी बहेगी नहीं बहे से, तो इसको बोलते हैं घाटी हैं। दक्षिण अफ्रीका के जाम्बेजी नदी पर जलप्रपात स्थित है, तो विक्टोरिया जलप्रपात राइट रहेगा। कौन सा, विक्टोरिया। मैदानी भूभागों में लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय नहीं है। क्या नहीं है, पर्यटन राइट रहेगा, पर्यटन। चलिए इसके बाद में आपके होते हैं रिक्त स्थान। देखो ध्यान से, ये बात स्क्रीनशॉट भी ले लेना बच्चों हैं, ताकि आप भर लो आराम से। देखो पहले में आपको अरुणिमा सिन्हा आ जाएगा, क्योंकि पर्वतरोही विद्रोही पाल के प्रोत्साहन और प्रशिक्षण से प्रेरित होकर, ठीक है, कृत्रिम पेड़ से, ठीक है, अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। पश्चिमी यूरोप में माउंट ब्लांक अल्पस का सबसे ऊंचा पर्वत है। पर्वतीय भूखंड के एक बड़े भाग चट्टान का अस्माक गिरना ही क्या कहलाता है, भूस्खलन कहलाता है। ठीक है, तिब्बत का जो पठार है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसे विश्व की छत कहते हैं। 2 या 2 से अधिक नदियों के मिलने का स्थान क्या कहता है, संगम कहलाता है। क्या कहलाता है, संगम। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है।
सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। यहाँ से देखिएगा आप बचे हुए रिक्त स्थान को भी। यमुना और घाघरा गंगा की सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी का नाम है, मोस्ट इंपोर्टेंट निशान लगा लेना इसमें से आप ये, ठीक है। ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण दक्षिण भारत का में बना पठार दक्कन का पठार होता है, ठीक है। अचानक प्रचंड तूफान सहित वर्षा का होना बादल फटना कहलाता है, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूर्वी अफ्रीका का पठार सोने और हीरे की खनन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अब बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बताऊंगा इनमें से, तो यहाँ से आपको ये संगम वाला आपको याद रखना है, ठीक है। ये भूस्खलन वाला है, आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी ज़्यादा इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है। चलिए, यहाँ से आपको क्या करना है, ठीक है। ये 10वां याद रखना है आपको, और ये घाटी वाला याद रखना है। 8वें के बाद में आपको जब्बात है, ये वाला आपको करना है 5वां। और यदि हम बात करें तो ये पहला, दूसरा भी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब मेन होता है मुद्दा की क्वेश्चन आंसर। देखो बेटा, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पर कुछ इमेजेस है, ये इमेजेस को ध्यान से देखना आप, इसमें आपका काम हो जाएगा। गंगा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है? किससे निकली? देखो, तो ये जो पर्वत है हमारा, इस तरह से, ये हमारा हिमालय पर्वतमाला से। कहाँ से? हिमालय पर्वतमाला से। आपका विद्यालय किस प्रकार की स्थलाकृति पर बना है? तो जो स्थलाकृति होती है बेटा, इसको कहते हैं, देखो बराबर जो मैदान में बराबर जगह बना नहीं बना, ऐसी जगह पे मिला क्या, तो ये पहाड़ी पठार कहलाएगा आपका। पर ये क्या है? मैदानी भाग है, तो ये मैदानी स्थलाकृति पर राइट रहेगा। तीसरा इमेज और चौथी इमेज को देखो, ध्यान से समझना है ताकि याद भी रहे। माध्य समुद्र तल से क्या आशय है? माध्य समुद्र तल का से क्या आशय है कि समुद्र के जल का औसत स्तर, जो समुद्र का एक औसत स्तर होता है इतना, जब तूफान आता है तो ये इतना ऊंचा हो जाता है, ऊपर तक चला जाता है, ठीक है। तो समुद्र के जल का औसत स्तर क्या कहलाता है? आपका माध्य समुद्र तल कहलाता है। पर्वतीय जीवों को आश्रय कहाँ मिलता है? क्या दिख रहा है यहाँ पर? ये जो दिख रहे हैं ये है वन, ठीक है, और ये है चट्टान, और ये इस चट्टानों में बनी क्या है? ये गुफा। ध्यान दो, चित्र में ही सब कुछ है बेटा। चित्र मैंने खुद ही आपके लिए पूरी तरीके से बाकायदे पूरे PDF को तैयार किया। बहुत मेहनत लगती है बच्चों, बहुत मेहनत, रियली बता रहा हूँ। और इतनी सरल भाषा में कोई भी उत्तर बताता भी नहीं होगा, बड़े बड़े उत्तर बताता होगा अधिकतर, कोई बताते हो तो मैंने सरल भाषा में आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। साथ ही साथ इमेज के जरिए भी समझाना चाहता हूँ कि यार, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करो। मेरी मेहनत को सार्थक तभी किया जा सकता तब आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को भेजोगे जानते जानते। रियली बता रहा हूँ मैं, ईमानदारी से यदि आपको लगे कि नहीं यार ये हमारे लिए मेहनत कर रहा है, तो आप भी मेहनत करो बेटा। आप पढ़ो भी सही और दूसरे बच्चों को भी भेजो अपने स्कूल। चैनल को नाम बताओ स्कूल में जाके कि नहीं, इस चैनल पे बताते हैं ये चीज़ें हैं, और प्लेलिस्ट बाकायदे है। प्लेलिस्ट को कोई दिक्कत नहीं है, नीचे कमेंट में भी पिन करवा दूँ, और जैसे क्लिक करोगे पूरे के पूरे चैप्टर की एक प्लेलिस्ट आ जाएगी, हिंदी हो चाहे गणित हो विज्ञान हो सबकी, ठीक है। तो चलिए, समझ में आ गया है कि पर्वतीय जीवों को आश्रय कहाँ मिलता है? तो पर्वतीय जीवों को आश्रय मिलता है वनों में, गुफाओं में और चट्टानों में। देखो भाई साहब, छोटा जो नागपुर है का पठार क्यों प्रसिद्ध है? तो ये क्या है? ये सारे के सारे क्या है? कोयले हैं, धातु है, ये इमेज में बताया। तो ये है खनिज संपदा, ठीक है। इसमें सब पाई जाती है, हीरे मोती जेवरात सब। ऐसा नहीं है कि नहीं यार एक ही चीज़, धात्विक भी मिलेगा, मैग्नीशियम, लोह अयस्क, सारी की सारी खदानें, अधिकतर जो खदानें है वो छोटा नागपुर का पठार में पाई जाएगी। तो खनिज संपदा के लिए ये प्रसिद्ध है। वर्तमान में सिंचाई वर्षा के अलावा किन किन साधनों से की जाती है? मतलब जो सिंचाई है, जो खेत में सिंचाई करते हैं, वो किन किन के द्वारा की जाती है? देखो पहली इमेज देखो, इमेज में समझो। इसमें क्या है? पहले नहर है, ठीक है। ये कौन है? नलकूप है। नलकूप मतलब होगा आपका बर्मा हैंडपम्प, ठीक है। तालाब भी है आपका, ठीक है। तालाब के बाद में क्या जाएगा?
कुआं, ये कुआं बना हुआ है। तालाब की इमेज बेटा ये इधर है नीचे साइड में। तो समझने की कोशिश करो आप कि इमेज को देखोगे तो ध्यान से देखो तो उत्तर उसमें छिपा है। नहरों के द्वारा, नलकूपों के द्वारा, मतलब अपन खेत में किस किस के द्वारा पानी फेरते हैं, तो कुआं के द्वारा और तालाब के द्वारा। तो ये तो है नहर, कुआं, नलकूप और तालाब। अब आप कहोगे नहीं यार हमारे गांव में तालाब से, तो सबका बताना है। किसी गांव में नहर से फिरता है तो किसी गांव में कुआं से फिरते, कोई ट्यूबवेल से फेरता है पानी को। ठीक है, याद रह जाएगा। क्रिसमस ट्री किस प्रकार के वृक्ष का उदाहरण है? ठीक है, तो ये कौन है? एक शंकु की तरह है कि नहीं है? देखो एक शंकु, ऐसा रहे शंकु, ये ऐसा रहता है शंकु, और ये शंकु ही तो है। तो शंकुधारी वृक्ष है। क्रिसमस ट्री किस प्रकार का वृक्ष का उदाहरण है? तो शंकुधारी वृक्ष का उदाहरण है। क्रिकेट खेलने के लिए कौन सी स्थलाकृति अधिक उपयुक्त होती है? स्थलाकृति मतलब जो बराबर हो। देखो इमेज को ध्यान से, बराबर है कि नहीं है ये जमीन बराबर वाली, तो उसे कहते हैं मैदानी स्थलाकृति। जो दूसरी इमेज दिख रही है ये आपकी पर्वत वाला क्षेत्र है। देखो सीढ़ीदार खेती हो रही है यहाँ पे, सीढ़ीदार। ठीक है, तो ऊपर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि क्रिकेट खेलने के लिए कौन सी स्थलाकृति अधिक उपयुक्त होगी? तो मैदानी स्थलाकृति। अगला क्या कह रहा है हमारा? सीढ़ी नुमा कृषि किस प्रकार के क्षेत्रों में की जाएगी? तो जो पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र बोल दो या पहाड़ी क्षेत्र बोल दो। पहाड़ में पर्वत एक ही हुए। ठीक है भैया, तो सीढ़ी नुमा खेती किस प्रकार के क्षेत्रों में करेंगे? तो पर्वतीय क्षेत्रों में करेंगे। अगला क्या है? पर्वतीय पर्यावरण में पाए जाने वाले प्राणियों के नाम बताओ। तो इसमें याक, हिम तेंदुआ, जंगली बकरी, भालू। ठीक है, ये सामने के सामने उदाहरण है। ये याक है ये, ठीक है, और ये आपका होगा हिम तेंदुआ, ये तेंदुआ हो गया, जंगली बकरी हो गई, और ये भालू हो गया। ठीक है, अब है लघु-उत्तरी प्रश्न। लघु-उत्तरी प्रश्न में क्या है आपका? अधिकतर तीर्थ स्थल जो है नदियों के किनारे क्यों स्थित है? ये बोल रहा है कि भैया नदी के किनारे क्यों स्थित है? तो देखो नदी के किनारे इसलिए स्थित होते हैं, जो भी भगवान के मंदिर बनाए जाते हैं, जितने भी अपने बने, बद्रीनाथ देख लो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती नदियों के अगल बगल क्यों है किनारों पर? तो नदियाँ क्या है? पवित्र मानी जाती है भैया, वहाँ जल की सुविधा होती है, जल की सुविधा भी होती है। तो नंबर 1 नदियाँ पवित्र होती है, नंबर 2 जल की सुविधा होती है पूरी तरीके से। अगला क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? पर्वतीय क्षेत्र में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? तो खेती करने के लिए समतल भूमि कम होती है, ऐसा नहीं। पर्वतीय क्षेत्रों में जो होता है ना, वो अपन बेटा बच्चों वहाँ पे खेती करना मुश्किल होता है, इसलिए पशुपालन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में, लाइन लिख लेना मैं बोल रहा हूँ, है ये ऐसा मत लिखना। वो बात भी सही है, ये बात भी सही है, पर इसने डायरेक्टली बताया यहाँ पर कि खेती करने के लिए समतल भूमि कम होती है, तो अपन ऐसा लिखेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, ऐसा करो। फिर पर्वतीय क्षेत्रों में खेती करने के लिए समतल भूमि कम होती है, इसलिए पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है। पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों में प्रमुख खेलों के नाम बताओ। तो भाई साहब देखो, ये जो पर्वतीय क्षेत्र में कर रहा है, देख लो आप, ये क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है इसका स्कीइंग। और पर्वतारोहण मतलब पर्वत में घूम फिरना। और मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है? ये सामने वाला मैदानी क्षेत्रों में बराबर क्षेत्र में क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। सामने वाला दूसरा क्या कर रहा है? दूसरी इमेज में हॉकी। तो यहाँ पर हम बात करें तो पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्र में, तो पर्वतीय क्षेत्र में एक तो स्कीइंग है, और स्काइटिंग भी बोलते हैं इसको शायद, और पर्वतारोहण करते हैं। और मैदानी क्षेत्रों में हो जाए क्रिकेट और हॉकी। देखो गंगा नदी का मैदानी भाग आर्थिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? तो गंगा नदी का
जो मैदानी भाग है वो पैसे में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, ये बोल रहा है। तो भाई साहब यहाँ की जो भूमि होती है ये उपजाऊ होती है, अगल बगल की। कृषि उपजाऊ भूमि होती है, कृषि उद्योग और व्यापार का विकास हुआ है। मतलब जब यहाँ पे ये नदी भी निकली तो यहाँ पे देखो ये उद्योग है, ये यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी, और खेती का इनका भी उपयोग हुआ। पहला मैदान मतलब जब जंगल ही जंगल था, अब जब गंगा जी की नहर ने निकाल दी मैदानी भाग में ये, तो ज़्यादा पैदावार हो रही है, तो इनका सबका विकास हुआ। अब ज़्यादा पैदावार हो रही तो कंपनियाँ खुली तो व्यापार बढ़ा। तो भाई साहब देखो ध्यान से, तो उपजाऊ भूमि हो गई, बोलो हाँ। कृषि और उद्योग और व्यापार का विकास हुआ। विश्व भर के पारंपरिक समुद्र पर्वत तो पवित्र स्थल मानते हैं। विश्व भर के पारंपरिक समुदाय जो है पर्वतों को क्या करते हैं, पवित्र स्थल मानते हैं। उदाहरण देके बताओ। जैसे भारत में हिमालय पर्वतों को पवित्र माना जाता है और लोग उसकी पूजा करते हैं। अगला, अपने आसपास के ग्राम की नदी में जाकर पता लगाइए कि वहाँ कौन कौन सी सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती है। तो भैया तुम नदी किनारे नहीं देखोगे जो तीर्थ स्थान में, वहाँ पूजा हुई कि नहीं हुई, आरती हुई नहीं हुई, जो जल्दी बोलो, मेले लगे नहीं लगे, मेला, धार्मिक कार्यक्रम हो कि नहीं, भंडारा अंडारा नहीं, ठीक है, भाव भजन नहीं, तो हो भैया। तो यही चीज़ें लिखेंगे, पूजा होती है, आरती होती है, मेले, धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं। पठारों को खनिज भंडार का गृह क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि यहाँ पर देखो भाई साहब, ये मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सोना, चांदी, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती है। तो यहाँ पे मतलब इन सबको कहते हैं खनिज। धातु पाई जाएगी, धातु, कुल मिला के बात ये है। अब धातु ये सोना भी एक धातु, चांदी भी है, तांबा भी, पीतल भी, ये सारी चीज़ें कहाँ पे जाएगी। अच्छा एक चीज़ नोटिस करो, देखो ऊंचा तो है ये, पर ऊपर से क्या दिख रहा है, चपटा दिख रहा है। देखो ये तो ऐसे देखो चपटा है कि नहीं है ये। तो पठार उसी को कहते हैं जो नीचे से तो ऊंचा रहता है लेकिन ऊपर से कैसा रहता है, ऐसा चपटा, ऐसा भाग, समतल, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, यदि सभी घरों व खेतों में पंप बोरिंग द्वारा सिंचाई की जाए, पंप और बोरिंग द्वारा सिंचाई करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो। पंप और बोरिंग से सिंचाई करेंगे तो ये जो जल लिया है रेड स्थान से, ये क्या हो रहा है, ये आपका जल स्तर नीचे गिर रहा है। पहले पानी कहाँ तक भरा था, यहाँ तक भरा था, फिर नीचे गया, फिर ये धीरे धीरे देखो यहाँ, अब पानी कहाँ चला गया, यहाँ, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये खदान में पानी बचा, यहाँ इधर बचे, समझ में आई बात नहीं। तो यदि हम खेत में पंप के द्वारा, बोरिंग के द्वारा ही सिंचाई करेंगे तो भूमिगत स्तर धीरे धीरे गिर जाएगा। और ऐसे ही हो रहा है, पहले 50 फीट पे गिरती थी, 60 फीट पे, 70 फीट पे, 80 फीट पे, 90 पे, कई गांव में 120 पे, कई जगह 500 फीट ठोकने लग गया जब भी पानी नहीं निकले। तो यही भूमिगत जल स्तर नीचे गिरता जाएगा। हिमालय पर्वत की दो सबसे ऊंची चोटियाँ कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटियाँ एक तो माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में है, ठीक है, और एक है कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा, ठीक है। तो ये क्रमशः कहाँ स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट तो है नेपाल में, और ये भाई साहब है भारत और नेपाल की सीमा में, ठीक है। चलिए, ज्वालामुखी से निर्मित लावा पठार की क्या विशेषताएं हैं? तो ज्वालामुखी से निर्मित लावा जो है पठार की क्या विशेषता है? यहाँ समतल विस्तृत होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में और उपजाऊ होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 1 आएगा दीर्घोत्तरी में। बढ़ती हुई जनसंख्या व प्रदूषण नदियों पर क्या प्रभाव डालते हैं? तो बढ़ती हुई जनसंख्या क्या करती है, देखो भाई साहब, प्रदूषण कर रही कि नहीं कर रही, जल की गुणवत्ता को घटा रही नहीं घटा रही है, जल के संसाधनों में कमी कर रही कि नहीं कर रही, जल को दूषित कर रही नहीं कर रही, ठीक है। तरह तरह की महाबीमारियों को नोता दे रही है कि नहीं दे रही भैया। जब गंदगी करोगे तो सारी चीज़ें आएगी। चले, जीवन की कठिन परिस्थितियों के उपरांत लोगों ने मरुस्थली
पर्यावरण के अनुसार अपने आप को किस प्रकार ढाल लिया? तो लोगों के रहन सहन, खेती और पशुपालन को मरुस्थल के अनुसार बना लिया। खेत को भी उनके अनुसार बना लिया, उनका रहन सहन रहवास भी ऐसे बदल लिया उन्होंने। देखो ये गर्मियों के हिसाब से घर मरुस्थलीय क्षेत्र में, मतलब राजस्थान की इनकी बात कर रहे हो। अगला क्या है? पर्वतीय जीवन में के कई सकारात्मक पक्षों के बावजूद भी हमें कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, समझाइए। तो भैया है पर्वतीय क्षेत्रों के आवागमन, खेती संचार में कठिनाई होती है। अगला है पर्यटन का स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या महत्व है? पर्यटन का स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या महत्व है? तो पर्यटन से मन प्रसन्न रहता है। पर्यटन से क्या होता है? मन प्रसन्न होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ठीक है, ये जैसा कि यहाँ पर चित्र में देखो आप, पर्यटन से मन प्रसन्न रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हैं? ठीक है, दुनिया देखने का मौका मिलता है, दुनिया देखने का मौका मिलता है। ठीक है, आनंद मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसा लिख सकते हैं आप, कर लोगे। अब देखो नहीं है भैया, यहाँ नीचे देखो क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से, ये क्या कह रहा है, इसको यहाँ से समझेंगे, ऐसे हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है कि पर्वत, पठार और मैदान एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। देखो पर्वत तो कैसे हैं? ऊंचे होते हैं, बहुत ऊंचे हैं, ढाल वाले होते हैं। तो पर्वत जो होते हैं ना बहुत ऊंचे होते हैं, ढाल वाले होते हैं। लेकिन बच्चों पठार जो होते हैं वो ऊंचे तो होते हैं लेकिन ऊपर से कैसे होते हैं? समतल होते हैं। जल्दी बोलो, दोनों में समझ में आया? पर्वत ऊंचे होते हैं और ढाल वाले होते हैं, पठार ऊंचे तो होते हैं लेकिन ऊपर से समतल होते हैं। और मैदान जो होते हैं, मैदान समतल होते हैं और बहुत ज़्यादा क्षेत्र में पाया जाता है। मतलब खेती बाड़ी के लिए कितनी जमीन, सारे अपन सब कहाँ रह रहे हैं? अपन सब समतल भूमि में रह रहे हैं, मैदान में रह रहे हैं। ठीक है, तो मैदान क्या होते हैं? समतल होते हैं और विस्तृत भूमि वाले होते हैं। हो गया भैया। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको दीर्घोत्तरी में बात करूं तो दीर्घोत्तरी में सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये है। ठीक है, जो अंतिम समय तक जुड़ा उसको पता रहेगा कि कहाँ चीज़ें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई है। ये हो गया है। ठीक है, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखा करो, कहीं पे भी बता सकता हूँ, वीडियो के बीच में भी वो उसी बच्चों को पता चलेगा जो कि अंतिम समय तक जुड़ा रहता है। ये भाई साहब बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और ये भी आ जाता है कभी कभी, इतना इम्पोर्टेंट है पर कभी कभी आ जाता है। चलिए हो गया, बाकी ये तो मैंने बता ही दिया था आपको। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको जो आपकी 8 ग्रेड पुस्तक है समाज विज्ञान की, नई है ये 2026 और 27 के लिए। ठीक है, इसका अध्याय 3 का पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दे बच्चों। अंत में यही कहूँगा, आपका चैनल है, आप इसको ज़्यादा करो और कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत है, लग रही कि हाँ ये चीज़ हमको चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताओ। ठीक है, किस तरह से वीडियो लगा। पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करो, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा।